नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की वेदन जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। कल सुबह पीएम मोदी पहुंचेंगे देहरादून। राज्यपाल सीएम धामी पीएम का यहां पर स्वागत करते नजर आएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इन्वेस्टर समिट में 2.5 से 3 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन कुल 4 सत्र होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे देहरादून से। यहां पर उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। कल सुबह प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचेंगे और यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री धामी यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आएंगे। इन्वेस्टर समिट में 2.5 से 3 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन कुल 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री यहां पर शिरकत करने के लिए कल देहरादून पहुंचेंगे। एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने वाला है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री धामी का बयान आया है। हमारा प्रयास उत्तराखंड का विकास करना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उद्योगपतियों को पहाड़ तक पहुंचाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में निवेश की यहां पर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। इन्वेस्टर समिट यहां पर ऐतिहासिक होने वाला है। नमस्कार। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारी सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं और इन सभी एमओयू के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक कुशल और सुनियोजित ग्राउंडिंग के द्वारा धरातल पर लाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिसी यहां निवेश कर रहे सभी उद्यमियों को बेहतर और सरल निवेश के लिए आकर्षित करने वाली है। बाबा केदार के धाम से निकली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिव रूपी वाणी 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी देहरादून से। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने वाला है। सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग की है। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से समीक्षा की गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक महत्वपूर्ण यहां पर सौंपना है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है निवेशकों से अतिथि देवो भव की यहां पर भावना से मिलने की पूरी तरह से तैयारी है उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर चाक चौबंद किए गए हैं। अतिथि देवो भव की भावना से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे अतिथियों से पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री की आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की यहां पर समीक्षा की गई है। देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देहरादून में इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का यहां पर जायजा लिया है। साथ ही समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं से समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने समिट की तैयारियों को लेकर तमाम तरह की यहां पर जानकारी दी है। तैयारियां भी चल रही हैं।
सभी तैयारियां कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेज़ी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेज़ी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेज़ी से हो रहे हैं। और पहली बार राज्य स्थापना के बाद लोगों को लग रहा है कि शहर जो है एक अलग प्रकार से सज रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, आज मुख्यमंत्री का यह बयान निकल करके सामने आया है कि जिस तरह से यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार हैं, अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि GIS का सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को यहाँ प्रस्तावित FRI में किया गया है। वहीं इसको लेकर के पूरी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। यदि बात की है जिलाधिकारी से, तो जिलाधिकारी सोनिका से भी बात हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर में इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था की जा चुकी है। और SSP की यदि अजय सिंह से बात की गई तो अजय सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। वहीं FRI को पूरी तरीके से SPG के हवाले कर दिया गया। FRI को SPG के कमांडो ने घेर लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, वही समापन में अमित शाह भी आने वाले हैं। इसी को देखते हुए तमाम VVIP और VIP मूवमेंट वहां पर होगी। इस मूवमेंट को देखते हुए वहां पर सारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। शहर के तमाम अच्छे बड़े बड़े होटलों को खंगाला गया है। वहां पर तमाम सुविधाओं को सुसज्जित कर दिया गया है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए कि VVIP या जो भी मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, वो विदेशी मेहमान हो चाहे भारत के मेहमान हो, वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनके लिए होटलों की पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। इन व्यवस्थाओं का अभी जायजा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, LIU को, IB को, सारे विभागों को तैयार कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। वहीं GIS को देखते हुए लगातार उत्तराखंड के वासियों का भी कहना है कि GIS जो सम्मेलन, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सम्मेलन है। ये ऐसी सम्मेलन होनी चाहिए क्योंकि GIS के सम्मेलन से निवेश यहाँ बढ़ेगा। और निवेश के बढ़ने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि निवेश बढ़ने से रोजगार का सृजन होता है। रोजगार के सृजन होने से युवा और यहाँ पे युवा के गार्जियन बहुत अधिक खुश रहते हैं। इसी वजह से हमारे साथ है कि एक गार्जियन, यहाँ पर एक महिला है जो कुछ बोलना चाह रही है GIS को लेकर। उनकी कुछ बातें मैं आपको बात करता था। सबसे पहले यहाँ पर GIS का सम्मेलन हो रहा है, तो GIS के सम्मेलन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत आ रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर को होना है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है, इससे कितना फायदा उत्तराखंड को मिलेगा? उत्तराखंड को तो अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। काफी हद तक डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सुधार हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजों में सुधार लाने की जरूरत है। प्रशासन से मेरी एक ही दरखास्त है कि युवाओं के लिए कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, ताकि आज का जो जनरेशन है वो इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं, अपने आप को अक्षम समझ रहा है कि मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं, क्या करूं, मुझे क्या कोर्स करना चाहिए। कई बार इस क्षेत्र में बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स की हेल्प नहीं मिलती। कई बार मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता से हेल्पलेस है, उधर से कोई हेल्प नहीं मिलती, वो गांव पिछड़े वर्ग से हैं, तो बच्चे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी आए और यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए कुछ मतलब कोई मेडिकल कॉलेज या और भी कई कॉलेजेस या शिक्षा के माध्यम से उन्हें और भी सुविधाएं मतलब यहाँ उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे हमारी जनरेशन आगे बढ़ के कुछ करके ऐसे ना सोचे कि हम पढ़ तो लिए, हमने कोर्स तो कर लिया, लेकिन आगे हम करें क्या। तो कई जगहों में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मेडिकल लाइन का बंदा आज एक ग्रोसरी शॉप में बैठा है, आज एक चाय का काउंटर लेके बैठा है। तो मेरा बस यही मानना है और यही मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि अब देखिए यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे मतलब ऐसे गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी जगह है कि आज भी कोई सुविधा किसी तरह की नहीं है। यहाँ यातायात में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई वहाँ पर कन्वेंस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मेडिकल लाइन की तो है ही, पढ़ाई लिखाई की, रोजगार की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट जो हो रहा है
इसके साथ साथ कुछ ऐसा सुधार भी और किया जाए ताकि बच्चों को नया मार्गदर्शन, नई ठीक दिशा है। और बहुत सारे नए अवसर मिल सके। जी जी, तो यश यहाँ पर राज, आप जी जी कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे वहां पर रुकेंगे और जो 4 सत्र है वो आयोजित होने वाला है। किस तरह की जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर 4 सत्र का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है और वहीं इस सत्र में सबसे पहले तो जो मेहमान आएंगे उनसे अतिथि परिचय किया जाएगा। फिर परिचय के बाद उनके सामने ब्रीफिंग की जाएगी कि किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड में यहाँ पर निवेश करना, उत्तराखंड में उद्योग लगाना, उत्तराखंड का विकास करना किस प्रकार से उनके लिए भी फायदेमंद होगा। सरकार किन किन चीजों का ध्यान रख रही है, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा क्या क्या फायदे दिए जा रहे हैं, निवेशकों को, मेहमानों को क्या क्या फायदा दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इनको मैदानी क्षेत्रों में जहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वहां पर भी जायजा इनका लिया जाएगा। वहां पर भी ये देखेंगे किन किन मूलभूत परेशानियों का पहले लोग सामना करते थे, लेकिन अब पहाड़ के वासियों को उन मूलभूत समस्याओं का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इनको भी वो ले जाकर वहां पर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि निवेशक को, यहाँ जो निवेश करते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर निवेश के बाद जो स्थिति बने वो सही स्थिति बने। यहाँ तक कि प्रशासन इसके लिए भी 4/54 हमेशा व्यवस्था रखेगी और 24 आवर्स एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यश राज, यहाँ पर कल जो समिट होने वाला है इसमें 6 प्रमुख उद्योगपतियों का यहाँ पर संबोधन होने वाला है जिसमें रामदेव बाबा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड में इस बार कई नामी गिरामी हस्ती और वीवीआईपी गेस्ट शामिल हो रहे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि बाबा रामदेव भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। बाबा रामदेव को अपने प्रोडक्ट के, स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए जानकारी के लिए जाना जाता है। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी विश्व में ही अपना परचम लहरा चुके हैं व्यवसाय के क्षेत्र में। तो मुकेश अंबानी के आने से और अडानी के आने से जरूर ये दोनों उद्योगपति बहुत बड़े मायने के उद्योगपति, बहुत बड़े लेवल के उद्योगपति हैं। यहाँ पर इनके उद्योगों की पूरे विदेश में भी परचम लहरा चुकी है। तो जरूर ये अगर उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में आने के बाद इनके जो यहाँ पर निवेश किया जाएगा उस निवेश से कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड में एक नई रोजगार का भी सृजन होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक ये जो गाजी ने मेरे साथ कुछ और बात करना चाह रहे हैं, मैं एक बात इनकी लेना चाहता हूँ। जी तो मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से मैं प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी जो ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है और यहाँ पर जो है मतलब हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर प्रोग्रेस हो, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो या जो भी इंडस्ट्रीज आगे हमारी तरक्की के लिए जो भी किया जाए वो हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते किया जाए। हम मतलब मेरा एक शहर है देहरादून और इसके तट में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे गाँव भी हैं। पूरा उत्तराखंड के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी शहर की, मेरे उत्तराखंड की वातावरण और मतलब खूबसूरती को आहत ना किया जाए, किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को आहत ना किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो भी किया जाए इसको सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए आगे जो भी कार्य करें वो इसको ध्यान में रखते हुए करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उत्तराखंड के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर वातावरण को यहाँ पर प्रदूषित ना किया जाए, जो भी काम किया जाए वो वातावरण की सेहत का ध्यान रखते हुए किया जाए। जी बहुत शुक्रिया यश राज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले ये सत्र को लेकर यहाँ पर जो तमाम तरह की तैयारियां हैं उसको देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहाँ पर बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देश विदेश से यहाँ पर निवेशक उत्तराखंड आएंगे। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में यहाँ पर भाग लेने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के इस पहल से प्रदेश के युवा में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर उत्तराखंड के जो भी इस पहल की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लगातार इससे उनको बढ़ावा भी मिलेगा। प्रदेशवासियों में खुशहाली की माहौल भी है।
उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है। कुछ दिनों तक बारिशों की संभावना तो नहीं है, लेकिन चोटियों पर हो रही बर्फबारी से मौसम लगातार ठंड होती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ सकता है। तो पहाड़ों पर एक बार फिर से यहां पर बारिश बर्फबारी है, यहां पर हो रही है। और लगातार आपको बता दें कि इस बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड में जो तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, यहां पर ठंड बढ़ गई है। कुछ दिनों तक बारिश की यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहां पर संभावनाएं जताई जा रही है। देहरादून की तस्वीर है आपके सामने, किस तरह से यहां पर हल्की बारिश देखी जा रही है। पहाड़ों पर एक बार फिर से यहां पर बर्फबारी जारी है। चटक धूप खिलने से यहां पर तापमान बढ़ेगा, लेकिन यहां पर कुछ दिनों तक के लिए बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहां पर मौसम शुष्क रहने की यहां पर बात कही गई है। देखिए, देहरादून की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर मौसम भी बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी ये भी जानकारी दी गई है कि कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का जो दौर रहेगा वो चलता रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों तक यहां पर मौसम भी बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। तो हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे तापमान में यहां पर गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में मौसम ने तेजी से करवट ले लिया है और वहीं पर यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी की देखी जा रही है। बर्फबारी होने से क्या है, मैदानी क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड काफी बढ़ गई है। चूंकि मैदानी क्षेत्रों में यदि बात की जाए दोपहर की, तो दोपहर में मैदानी क्षेत्र काफी गर्म रहता है, लेकिन शाम ढलते ही मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड की आगाज शुरू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से वहां पर ठंड काफी ज्यादा असर कर रहा है लोगों के बीच। सबसे बड़ी बात है, बर्फबारी होने से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। लगातार पर्यटकों की संख्या भी देहरादून में बढ़ते जा रही है, क्योंकि चारधाम की यात्रा अभी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर, वो पर्यटक आ रहे हैं अपनी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी लगातार देखा जा रहा है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो मौसम है वो यहाँ पर करवट बदला है। आपको बता दें कि तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। कुछ दिनों तक यहाँ पर बारिश की संभावना भी है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से IRDT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत की है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नृत्य और गायन की यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति दी है अपनी। उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा, और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है, वो जो है जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभा कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा।
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में इंस्पेक्टर की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत लाइसेंस न दिखाने पर 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिक की सीज किया गया है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशीली दवाइयों की विकृति की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर अपना लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे, जिसके बाद इन्हें सीज कर दिया गया। स्कूल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है। उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पर 8-10 दुकानें चेक की हैं, जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है। और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो बंद कराई है। फिलहाल क्लिनिकल एक्ट में मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बट दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसे चेक करके अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी किया है कि दुकान बंद की है, और अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट होंगे तो उसको निर्देशित किया है कि वो सीएम ऑफिस से परमिशन लेगा तो ही अपनी दुकान बंद करेगा। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर एमडीए के पहला पंजा चला है। आपको बता दें कि विकासनगर में दिनों अवैध प्लॉटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में एमडीए विभाग के जरिए जसोला कंची वाला भी बिना अनुमति के निर्माण करने वाले के खिलाफ बुलडोजर चला। वहीं विकासनगर के अवैध प्लॉटिंग के मामले में लगातार यहां पर प्रकाश में आ रहे हैं। खलियर शरीफ में बना हज हाउस एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने हज हाउस में चल रहे मरम्मत कार्यों पर सवाल खड़े किए। आकिल अहमद ने कहा है कि हक हाउस में मरम्मत कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज में भारी रोष है। टेंडर में मरम्मत कार्य में नई ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन निर्माण विभाग पुरानी ईंटों से हज हाउस का काम करवा रहा है। इसमें कंपनी को हज हाउस की मरम्मत के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग 35 लाख रुपए का जो है टेंडर दिया गया मरम्मत के लिए। और वहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि वहाँ की जो हज हाउस की जो मरम्मत है वो सही तरीके से जो है नहीं हो पा रही है, और उसमें कई खामियां नजर आ रही। पुरानी ईंटों का निर्माण किया जा रहा, और जो सामग्री वहाँ पे लगाई जा रही वो सामग्री भी जो है कोई अच्छी नहीं है। आम इंसान विकास पार्टी इसकी जांच की मांग करेगी, और अगर जो है वहाँ पे सही कार्य नहीं हुआ और सही निर्माण उसका नहीं किया गया, तो अगर जरूरत पड़ी तो आम इंसान विकास पार्टी वहाँ पे धरना देने का काम करेगी। गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है कि गुणवत्ता में कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जिसपे उन्होंने सवाल उठाए हों कि ये इसकी गुणवत्ता खराब है। ये पेंट है, टाइल्स हैं, जो भी मटेरियल है वो हज हाउस की जो कमेंट जो उनके जो चेयरमैन साहब हैं या जो भी उनके वहां पे वो हैं उनसे पूछ करके या उनकी सहमति से ही वो सब काम कराया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ हिस्सा जो पुरानी ईंटें जो सही होंगी उनको लगाया जा रहा होगा, तो वो मेरी जानकारी में है नहीं, और उसका भुगतान उसी हिसाब से उनका ईंट की कॉस्ट काट दी जाए। देहरादून में प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। वहीं खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद खेल मंत्री ने सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रसिद्ध पत्र, मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस खेल महाकुंभ से उत्तराखंड के बच्चों का चहुमुखी विकास होगा। पौराणिक माघ मेला 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजुलवाड़ा ने जिला पंचायत सदस्यों एवं रेखीय विभागों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश भी दिए। बता दें कि माघ मेले में स्वयं सहायता समूह की ओर से स्टॉल लगाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जोशियाड़ झील में पर्यटन विभाग की ओर से साहसिक खेलों का यहां पर आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।